नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि इसके पहले वाला लेक्चर यानी लास्ट लेक्चर जो था आपका, वो प्रायद्वीपीय भाग की नदियों में बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों का हमने अध्ययन किया था। आज प्रायद्वीपीय भाग की नदियों में हम अध्ययन करेंगे अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। आपके भारत के आपके इधर अर्थात पश्चिम साइड में अरब सागर, पूर्व साइड में बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली समस्त नदियों का हमने पिछले लेक्चर में विधिवत अध्ययन कर रखा है। जिन लोगों ने नहीं देखा है, जो लोग जिस लेक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्लीज पिछले वाला लेक्चर देख लीजिए, अर्थात जहां से नदियों के लेक्चर स्टार्ट हुए हैं, ताकि आपकी समझ में आते हैं। बंगाल की खाड़ी में हमने कल पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे अरब सागर में। एक बार मैं मैप के माध्यम से आपको हल्का हल्का समझा देता हूँ, फिर उसके बाद विधिवत आपको लेक्चर में दे रहा हूँ। जैसे कि अगर आप ऊपर से दक्षिण की अर्थात उत्तर से दक्षिण की ओर आने की कोशिश करेंगे, जो सबसे पहली नदी आप पढ़ेंगे वो लूनी नदी है। लूनी नदी राजस्थान से निकलेगी, सांभर झील से। उसके बाद माही नदी है। कुछ किताबें सांभर झील दिखा रहे हैं, कुछ किताबें पुष्कर झील दिखाते हैं, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। लूनी से एक ही क्वेश्चन बनता है, जो कि मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। माही नदी, फिर उसके बाद माही नदी के बाद आप पढ़ेंगे साबरमती के बाद लूनी, लूनी के बाद साबरमती, फिर माही, फिर नर्मदा, फिर ताप्ती। नर्मदा और ये जो माही साबरमती है, साबरमती वही नदी है जिसके तट पर गुजरात की राजधानी गांधीनगर और वहां का सबसे प्रमुख और बड़ा शहर अहमदाबाद स्थित है। जैसा कि मैंने यहाँ सब कुछ लिख रखा है, सिर्फ मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ कौन सी चीज कहाँ पर लिखी, क्योंकि ये पूरे मानचित्र में मैं कलर नहीं इस्तेमाल कर पाया हूँ, कलर मार्कर, और इसलिए मैं आपको एक बार पहले समझा रहा हूँ। गांधीनगर और अहमदाबाद ये दोनों के दोनों शहर साबरमती नदी के तट पर स्थित हैं। उसके बाद अगली नदी नर्मदा, नर्मदा के तट पर मध्य प्रदेश का प्रमुख शहर जबलपुर स्थित है। और आगे आएंगे तो इसमें एक प्रमुख शहर भड़ौच, भड़ौच जो है ये भी गुजरात का ही है। और उसके बाद ताप्ती नदी, ताप्ती के तट पर आपको मिलेगा सूरत, सूरत भी आपका गुजरात का एक प्रमुख शहर है। गुजरात का जो सूरत है, इसलिए साड़ियों के लिए कुछ ज्यादा ही फेमस है। उसके बाद मांडवी, ज्वारी, शरावती, गंगा वैली, पेरियार, भरतपुर, ये कुछ अगर आप देखेंगे तो अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों में दो ही प्रमुख बड़ी नदियां हैं जहां से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन ये जो छोटी नदियां हैं ये इनसे कम नहीं। वही कहावत है, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो वही सिस्टम है कि ये छोटी नदियां, और आयोग इनसे भी अब क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही पूछ रहा है, इनसे पूछ कर थक चुका है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां, जो कि इनका क्रम है लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ज्वारी, शरावती, गंगा वैली, पेरियार, भरतपुर। शरावती अलग नदी है और साबरमती अलग नदी है। ठीक है, आइए आगे। अगर आपको मैं बताने की कोशिश करूं तो प्रायद्वीपीय भाग की 4 ऐसी नदियां हैं जो खंबात की खाड़ी में अपना जल छोड़ती हैं। वे 4 नदियां हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूं। साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती और माही। ये 4 प्रमुख नदियां हैं जो कि अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती हैं, खंभात की खाड़ी में गिराती हैं। और इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बनता है। निम्न में से प्रायद्वीपीय भाग की कौन सी नदी है जो खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है? तो ये 4 प्रमुख नदियां हैं, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, माही। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया कि लूनी नदी का नाम क्यों नहीं लिया? सुनिए, लूनी नदी एक अंतः स्थली नदी है। कैसी नदी है? अंतःस्थली या अंतःस्थली अपवहन नदी। लिख देता हूं, अंतःस्थलीय अपवहन नदी। क्लियर? कैसी नदी? अंतःस्थली। अब आपका क्वेश्चन है कि अंतःस्थलीय अपवहन नदी कैसी होती है या अंतःस्थलीय नदी किसे कहते हैं? वे नदियां जो उनका उद्गम झील या किसी पर्वत या चोटी या किसी ग्लेशियर से हो रहा हो, लेकिन उनका मुहाना सागर या महासागर किसी खाड़ी में ना हो रहा हो, या वे अंतिम रूप से अपना मुहाना
सागर महासागर खाड़ी या खाड़ी में न बना पा रही हो या वे न पहुंच पा रही हो तो उनको अंतःस्थलीय नदियां कहते हैं। क्योंकि लूनी नदी जो है, जो कि राजस्थान के सांभर झील से निकलती है, ये एक्चुअली में ये अपना मुहाना ये मुख्य रूप से इसको सागर तक नहीं मिलता है, अर्थात ये अरब सागर के तट तक नहीं पहुंच पाती है। ये गुजरात के कच्छ में, कहां पर? गुजरात के कच्छ में या गुजरात के कच्छ के रण में अपना जल छोड़ देती है। क्लियर? आगे उसके बाद अगर देखा जाए तो नर्मदा और ताप्ती की मैं अगर बात करूं, मोटा मोटा समझ लीजिए पहले। नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती प्रायद्वीपीय भाग की वे नदियां हैं जो निकल तो रही हैं, आप देखिए ज्यादातर ये मध्य प्रायद्वीपीय क्षेत्र से, लेकिन इनका मुहाना जहां आप देख रहे थे पिछले लेक्चर में, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और कई सारी प्रमुख नदियां जो पश्चिमी घाट से निकल रही थी, लेकिन अपना मुहाना अरब बंगाल की खाड़ी में बना रही थी। देखिए मैंने दिखाने की कोशिश की है, ये मैंने गोदावरी दिखा दी है जो कि डेल्टा के साथ, ये है कृष्णा और इनके बीच में कोलेरो झील, कोलेरो झील। क्लियर? आगे बात समझ में। लेकिन ये अपनी भ्रंश घाटियों पर बहती हैं और इनके भ्रंश घाटियां पूर्व की ओर ढाल न होकर पश्चिम की ओर ढाल है, जिसकी वजह से ये दो प्रमुख नदियां हैं जो अपने रिफ्ट वैली अर्थात भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। प्रायद्वीपीय भाग की जो अरब सागर में नदियां अपना मुहाना बना रही हैं, इनकी लंबाई बहुत कम है। ठीक है, लंबाई कम होने का दूसरी चीज, जो पश्चिमी घाट है ये कगार नुमा है। कगार क्या होता है? सपोज दैट मान लो ये कोई नदी प्रवाहित हो रही है तो इसका ये एरिया है, मतलब यहाँ तक नदी प्रवाहित हो रही है, स्थलीय एरिया शुरू हो गया, ये स्थलीय शुरू हो गया। मतलब ये मान लीजिए ये स्थल है, ये स्थल है, ये स्थल है और इसके आगे यहाँ मतलब इसके नीचे डाउन एरिया है, यहाँ पर नदी प्रवाहित हो रही है। क्लियर? तो ये पूरा एरिया, ये मतलब ये स्थल आकर बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पर मिट्टी बिल्कुल नदी बह रही हो, इसको कगार बोलते हैं। तो एक्चुअली में ये जो नदियां हैं, स्पेशली ये मांडवी, ज्वारी, शरावती, गंगावेली, पेरियार, भरतपुजा, ये प्रमुख नदियां पश्चिमी घाट के बिल्कुल कगार पर आकर गिरती हैं, जिसकी वजह से ये अपने साथ जो मलबा बनाकर लाती हैं वो मलबा डायरेक्ट जाकर जल में मिल जाता है, अर्थात सागर में जाकर छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से और इनकी गति भी ठीक ठाक होती है, जिसकी वजह से ये नदियां और ये कगारनुमा आकृति होने के चलते, कगारनुमा आकृति होने के चलते यहाँ पर जब भी कोई जल इधर से आ गया या नदी ये कोई भी नदी मान लो इधर सागर या महासागर में गिर रही है, तो सागर या महासागर जब गिर रही है तो बिल्कुल 90 डिग्री एंगल से गिर रही है। इनकी हाइट भी अच्छी खासी, क्योंकि कगारनुमा है, तो यहाँ पर जलप्रपात का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जलप्रपातों का अच्छा खासा निर्माण हो जाता है। इसलिए यहाँ पर आपको डेल्टा नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया था डेल्टा जब किसी भी नदी को मैदानी क्षेत्र मिलता है और अपने साथ जो मलबा बहाकर लाती है, वो मलबा ही इनके अवरोध का कारण बन जाती है और वो नदी कई सारी वितरिकाओं या धाराओं में विभक्त हो जाती है, जिसकी वजह से वो डेल्टा नुमा आकृति बन जाती है, त्रिभुजाकार आकृति बन जाती है, जिसको हम डेल्टा बोलते हैं। वे मलबा आके जाकर रुक जाता तब डेल्टा बनता है। यहाँ पर ये एरिया जब यहाँ पर मलबा आता है तो डायरेक्ट जाके पानी में गिर जाता है और पानी में बह जाता है। इसलिए ये नदियां, जिन नदियों का मलबा जाकर सागर महासागर के जल में जाकर समाप्त हो जाए या आगे बढ़ जाए, तो वहां पर एक्चुअली वे ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं, जिसको इंग्लिश में एस्चुरी बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई। अगली नदी अगर हम बात करें माही की, माही जो एक्चुअली में नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मैंने यहाँ से निकाली माही नदी, समझिएगा ये ऐसे गई। ये माही नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन बहुत आता है, दुनिया में एकमात्र नदी कौन सी ऐसी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? वो आपकी है माही नदी। क्लियर? कहाँ पर काटती है 2 बार? राजस्थान में। राजस्थान अर्थात हिंदुस्तान में। तो पूरी दुनिया में एकमात्र नदी जो कि
कर्क रेखा को 2 बार काटती है, उसका नाम है माही। बात अगर साबरमती करें तो साबरमती नदी भी ये यहाँ पर है, ये साबरमती नदी है, राजस्थान के उदयपुर जिले के मेवाड़ से निकलती है और आकर अपना मुहाना खंबात की खाड़ी में बना लेती है। अपना मुहाना कहाँ बना रही है? खंबात की खाड़ी में। और साबरमती के तट पर 2 प्रमुख शहर स्थित है, एक तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, दूसरा गुजरात का प्रमुख शहर अहमदाबाद। क्लियर? उसके बाद माही नदी, मैंने बता दिया माही नदी वो नदी है जो एक्चुअली में जो मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत से निकलती है और आकर के खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और इसका जल विस्तार अर्थात ये 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश से तो निकल रही है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। क्लियर? उसके बाद अगर हम आए तो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी एक्चुअली में ये मैंने पश्चिमी घाट बनाया है और पश्चिमी घाट से सटा हुआ एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम सतपुड़ा है, जो कि मैंने आपको पर्वतों और पठारों और चोटियों पर पढ़ा रखा है। सतपुड़ा ये जो मैंने 3 भागों में इसको काट रखा है, ये है यानी सतपुड़ा की सबसे पश्चिमी चोटी जिसका नाम है राजपीपला। उसके बाद है महादेव, महादेव के बाद मैकाल, मैकाल सतपुड़ा की मैकाल वाले हिस्से पर अमरकंटक चोटी स्थित है जहां से नर्मदा नदी निकलती है और नर्मदा नदी अपने भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए उस भ्रंश घाटी का ढाल पूर्व की ओर न होकर पश्चिम की ओर है, जिसकी वजह से अपना मुहाना अरब सागर में बहनाती है पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए। अगर बात करें नर्मदा पे तो नर्मदा पे एमपी का प्रमुख शहर, एमपी अर्थात मध्य प्रदेश का प्रमुख शहर जबलपुर स्थित है और नर्मदा नदी अपना मुहाना खंबात की खाड़ी में बनाती है। जो अगर बात नर्मदा की और करूं तो नर्मदा दक्षिण भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है, क्योंकि सबसे लंबी नदी गोदावरी, दूसरी कृष्णा और तीसरी नर्मदा है। लेकिन पॉइंट बी नोटेड, ध्यान दीजिएगा, लेकिन नर्मदा नदी अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है। क्या है? अरब सागर में जल गिराने वाली नर्मदा नदी सबसे लंबी नदी है। क्यों? क्योंकि गोदावरी कृष्णा अपना जल कहाँ गिरा रही? गोदावरी और कृष्णा बंगाल की खाड़ी में। ये अगर इधर अरब सागर में गिराती तो इधर नर्मदा इनके बाद आती, लेकिन अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा है। लेकिन दक्षिण भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है जिसकी कुल लंबाई 13-12 किलोमीटर है। कितनी है? 13-12 किलोमीटर है। अगर आप आगे बढ़े तो नर्मदा के तट पर ही गुजरात का प्रमुख शहर भड़ौच स्थित है। नर्मदा नदी भी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश से तो निकल रही है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात इन 3 राज्यों से प्रवाहित होते हुए अरब सागर में खंबात खाड़ी में अपना जल छोड़ देती है। नर्मदा नदी जबलपुर के समीप एक सुंदर जलप्रपात का निर्माण करती है जिसे धुआंधार जलप्रपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धुआंधार जलप्रपात बोलते हैं। जलप्रपात के इंग्लिश में वाटरफॉल बोलते हैं। इसी धुआंधार जलप्रपात को कपिल धारा जलप्रपात भी बोला जाता है। क्या? कपिल धारा जलप्रपात भी बोला जाता है। बात अगर ताप्ती नदी की करूं तो ताप्ती नदी ये ताप्ती नदी स्पेशली सतपुड़ा से सटे हुए एक बैतूल पठार से निकलती है और पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में अरब सागर में खंबात की खाड़ी में अपना जल छोड़ देती है। लेकिन ये इसके तट पर गुजरात का प्रमुख शहर सूरत स्थित है। भड़ौच और सूरत से क्वेश्चन बहुत बनता है, तो ध्यान दीजिएगा। भड़ौच नर्मदा नदी के तट पर स्थित है और सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। इसी ताप्ती नदी के तट पर एक प्रमुख द्वीप है जिसका नाम है आलिया बेट द्वीप। आलिया बेट द्वीप ताप्ती नदी के मुहाने के निकट ही स्थित है। ताप्ती नदी मुहाने के निकट स्थित है आलिया बेट द्वीप। क्लियर? उसके बाद अगर हम आगे चलें तो ताप्ती नदी की कुछ सहायक नदियां हैं जैसे पूर्णा, अमेर, मंझेर। पूर्णा, अमेर और मंझेर, ये कुछ इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी हैं? ये है ताप्ती नदी की।
क्लियर। अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी ताप्ती नदी है। कौन सी दूसरी सबसे लंबी नदी? ताप्ती नदी है अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की, अर्थात दक्षिण भारत की। इसका भी विस्तार 3 राज्यों में है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ये जो पर्वत बीच में पड़ गया सतपुड़ा पर्वत, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। किस पर्वत का उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत। जब किन्हीं दो भ्रंश घाटियों के मध्य कोई पर्वत, कोई पठार स्थित होता है तो उसको ब्लॉक पठार या ब्लॉक पर्वत बोल देते हैं। क्लियर। आगे कुछ सह्याद्री से, पश्चिमी घाट को सह्याद्री बोलते हैं। सह्याद्री से अर्थात पश्चिमी घाट से निकलने जो नदियां हैं, ये बहुत तीव्र वेग से प्रवाहित होती हैं। तो इनमें से गुजरात की भी 2 प्रमुख छोटी नदियां हैं, एक है सतरंजी और एक है मादर। कौन सी? सतरंजी और मादर। क्लियर। उसके बाद मांडवी और ज्वारी। मांडवी और ज्वारी की बात करें तो ये गोवा में प्रवाहित होती हैं। कहाँ पर? गोवा में। मांडवी और ज्वारी नदी गोवा की जीवन रेखा यानी लाइफ लाइन बोली जाती है। रीजन है क्योंकि ये वहां पर पीने के लिए जल आसानी से मुहैया करा देती है, इसलिए इसको मांडवी को गोवा की जीवन रेखा। कर्नाटक की 2 प्रमुख नदियां हैं, शरावती और गंगावेली। कर्नाटक की ये 2 प्रमुख नदियां हैं, शरावती और गंगावेली। उसके बाद केरल की 2 प्रमुख नदियां हैं, पेरियार और भरतपुजा। कौन कौन सी हैं? पेरियार और भरतपुजा। जुआरी जो है गोवा की सबसे लंबी नदी है। जुआरी जो है ये गोवा की सबसे लंबी नदी है। मांडवी गोवा की जीवन रेखा है। उसी प्रकार पेरियार और भरतपुजा की अगर हम बात करें, भरतपुजा केरल की सबसे लंबी नदी है, लेकिन पेरियार केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है, लेकिन जीवन दायिनी नदी है। क्या? भरतपुजा केरल की सबसे लंबी नदी है, वहीं पर पेरियार केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है, लेकिन पेरियार जो है केरल की जीवन दायिनी नदी है। कर्नाटक की शरावती नदी काफी तीव्र वेग से बहती है, जैसा मैंने आपको बताया था। कगानुमा आकृति है यहाँ पर। तो तीव्र वेग से बहने के कारण ये एक जलप्रपात के निर्माण करती है, जिसका नाम है जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात। इसी को महात्मा गांधी जलप्रपात, इसी को गरसोप्पा जलप्रपात भी बोलते हैं। अर्थात शरावती नदी जो कि कर्नाटक में प्रवाहित होती है, वो अपने साथ जिस जलप्रपात का निर्माण करती है, उस जलप्रपात को प्रमुखतः 3 नामों से जानते हैं। जोग जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात। ये एक ही जलप्रपात है और इसकी जो कुल लंबाई है 271 मीटर है। कितनी ऊंचाई है? 271 मीटर इसकी ऊंचाई है। रहा प्रायद्वीपीय भारत का कि अरब सागर में जल गया नदियां। आप देख रहे हैं पसीना बहुत निकल रहा है। आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि कितनी जबरदस्त गर्मी चल रही है, और आप सबके लिए मैं लेक्चर शूट कर रहा हूं। तो प्लीज लेक्चर को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। कोई भी समस्या हो नदियों से संबंधित आप पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कमेंट हो। जैसा कि कल 2 लोगों ने, मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया था कि झारखंड जहाँ से स्वर्ण रेखा नदी प्रवाहित हो रही थी, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकल रही थी, तो मैंने पूछ लिया था कि झारखंड के मुख्यमंत्री और वहाँ के राज्यपाल का नाम बताएं। तो 2 ही लोगों ने जवाब दिए थे। तो ये उम्मीद तो नहीं थी, मुझे ये लगता था कम से कम जितने लोग देखेंगे कम से कम इतना जवाब तो दे ही सकते हैं। चलिए, आपकी अपनी सोच है, इससे ये पता चलता है कि आप जीवन में काफी आगे तरक्की कर पाएंगे। लेकिन आज आप फिर याद कर लीजिएगा, कुछ प्रमुख शहरों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल फिर बताएंगे आप, जैसे कि महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, इन 4 राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल आप कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।